हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और जो लोग भी सेना से जुड़े किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली उन लोगों के लिए हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम लोग आज मैथ्स का करेंगे प्रैक्टिस, ये आपके प्रीवियस ईयर लखनऊ में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, जीडी में। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका प्रीवियस ईयर में 18,276 दिया है और आपको बताना है पूर्णतया विभाज्य। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, किस नंबर से ये पूरी तरह विभाज्य हो सकता है। ऑप्शन क्या है, एक 8 है, ठीक है, दूसरा 9 और 6 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे बताना है ये जो नंबर है ये इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया है, डिविजिबिलिटी रूल का अलग से वीडियो है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। तो इसको शॉर्टकट तरीके से करिएगा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आती है तो आप डिवाइड करके मत देखिएगा कि एक एक नंबर से डिवाइड करेंगे आपको लगेगा टाइम। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, 8 से देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट देखिए क्या डिवाइड हो रहे हैं 8 से। तो 276 क्या डिवाइड होता है, 8 3 24 बचा 3 यहाँ इसमें आ गया तो 36 और 36 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, कट गया 8। 9, अच्छा 9 से डिविजिबल अगर है तो इनका सम क्या होना चाहिए, सारे डिजिट का 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं 1 + 8 सम करिए डिजिट का, तो 9 प्लस और ये 2 + 7 कितना हो गया 9 + 9 18 और 18 + 6 कितना हो जाएगा 24। तो 24 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बचा क्या 6, तो 6 से हो गई, लेकिन एक बार चेक करते हैं। ये लास्ट में देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर होता है तो 2 से तो डिविजिबल होता ही है। और 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे नंबर का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और वैसे ये देख के ही लग रहा है ये 3 के टेबल में आता है। 3 से काटिए इसको, 3 6 18 और ये 9 बार में जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 2 6, तो आपका पूरा नंबर कट रहा है 3 से। तो अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो 2 3 6 वो नंबर 6 से भी कटेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है तो 2 3 6 यानी कि 6 से भी वो नंबर क्या होगा, कटेगा। तो ये किससे विभाज्य है, 6 है। तो आपका आंसर क्या हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये तो सभी कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है 3 × 9 डिवाइडेड बाय 3 + 3। अब आपको इसका मान बताना है, तो बॉड मास का रूल आपको यहां फॉलो करना है। बॉड मास का रूल पता होगा क्या होता है, बॉड मास का रूल ब्रैकेट फिर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट खोलते, ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ है नहीं, यहाँ पे डिवाइड यानी कि सबसे पहले भाग करना है। तो भाग यहाँ करना है तो 3 से 9 को डिवाइड करिए। तो 3 से 9 जब डिवाइड होगा तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये 3 9 को डिवाइड करेगा 3 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ गया 3 और +3 चलता रहेगा। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 क्या हो जाएगा 9 और +3, फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है एडिशन। अब हम लोग ऐड करेंगे लास्ट में, तो 12 आंसर आपका, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो आपका यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नॉट 33। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे इसका वर्गमूल निकालना है। 0.00 4 बार 0 है और फिर 64 ये दिया है और आपको इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आप लोग को निकालना आता होगा, भाई कैसे निकालते हैं, ये स्क्वायर रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है। तो पॉइंट में ध्यान देने वाली चीज ये है, तो पॉइंट में पहले पॉइंट तो हटाएं, पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से। तो पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 1 आता है और 0 कितने आएंगे, जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद। तो कितने डिजिट है यहाँ पे 6 डिजिट दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट और तो 6 0 आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट हटा,
अब देखिए ये आपका जब पॉइंट हटा दिए तो अब यहाँ 64 बचा, तो ये पूरा नंबर हटा दीजिए, ये 0 0 सब कोई मतलब नहीं रहा, पॉइंट तो हटा दिए ना हमने। अब यहाँ ऊपर क्या बचा, सिर्फ 64। चलिए 64 का हम लोग पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोग को पता है कि 8 8 क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 64 का आपको वर्गमूल पता है 8 होता है। अब नीचे देखिए कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो जब होते हैं तो उसका पेयर एक बाहर कर लीजिए। जीरो में आपको वर्गमूल निकालना बहुत ईजी होता है। यहाँ जितने जीरो हैं देखिए उसका आधा करके बाहर निकाल लीजिए, तो 3 निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर निकल आएंगे, एक पेयर में बाहर आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, भाई 1000 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता होगा 0.008 आंसर। इतना तो डिविजिबल डिवाइड करना आपको आते ही है, या आपको चेक करना आंसर सही है कि नहीं। देखिए पॉइंट को हटाइए, पॉइंट हटा तो नीचे क्या आएगा, एक 1 आएगा और 1 2 3 3 जीरो आएंगे। देखिए आंसर सही है ना, तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका आंसर हो गया ये 0.008। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 96, 81 एंड 98। आपको इसका लासा निकालना, लासा मतलब एलसीएम, लासपा लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालते हैं लासपा, आप सब लोग को पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए। तो सबसे पहले डिवाइड करिए 2 से, 2 ये 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 4 सा 8 और यहाँ इधर आया 1, तो 2 8 सा 16, ये हो गया। ये 2 से जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही रख दीजिए 98, तो ये आपका जाएगा 2 4 सा 8, 2 9 सा आपका 18, ठीक। अब ये किससे जाएगा, अभी भी 2 से कर दीजिए क्योंकि ये 2 से जा रहा है, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 81 एंड 49, ये ऐसे चलने दीजिए। पहले एक 2 से कर लीजिए। अब देखिए 2 ये 12 में जाएगा, 81 एंड 49 ये चलने दीजिए। इसके बाद 2 से फिर से करिए, 2 6 सा, ये चलना चाहिए, ये सब चलता रहेगा क्योंकि ये तो 2 से कटेगा नहीं। फिर आप 2 से करिए, 2 3 सा 6। अब देखिए ये 2 से नहीं जा रहा, आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 सा और ये कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और ये नहीं जाएगा 3 से। फिर 3 से 3 9 जा 27, 49 ऐसे ही रहेगा। फिर ये 3 से कर दीजिए, 3 3 सा 9, ठीक। फिर आप 3 से करेंगे, अब ये 49 आ गया। 49 किससे जाएगा आपको सबको पता है, 7, तो 7 से कर दिया, 7 7 जा 49 और फिर ये 7 से करा, 7 1 जा 7। अब जरा इन सबको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक, 4 2 जा 8, 8 3 जा ये आपका 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 हो गया। और यहाँ पे पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 32 32 हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 2 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 32। यहाँ पे लिख देते हैं, जब 2 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या मिला हमको, 32। उसके बाद 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और 27 फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81, फिर आपको 81 मिला, 3 3 को जब मल्टीप्लाई कर दिया। और 7 7 जा 49, 49 भी मिला, ठीक है। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, ये इसका यूनिट डिजिट देखिए, सब सारे नंबर का यूनिट डिजिट देखिए। यहाँ 32 में 2 आ रहा, 81 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1, वंस प्लेस देखिएगा, वंस प्लेस यानी जो इकाई पे अंक आ रहा है, इकाई वाला अंक क्या है, यहाँ 49 में क्या है, 9। अब जरा सारे इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9, ये शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, आप देख के टिक कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 9 जा क्या हो जाएगा, 18। यानी कि जो भी हमें नंबर मिलेगा आंसर में, उसके लास्ट जो डिजिट होगी उस नंबर की, यानी जो उसका वंस प्लेस होगा इकाई का अंक, वो 8 होगा, ये फिक्स है। तो 8 देखिए यहाँ किसके इकाई के अंक में आ रहा है, आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, उसमें देखिए 8 मिल रहा है लास्ट में, तो बस वही डी वाला ऑप्शन सही है, 15,678, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3/5 एंड 4/15, इसका मासा निकालना, मासपा, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। तो HCF आपको यहां निकालना है। तो HCF का फॉर्मूला, मासपा का फॉर्मूला आप लोग को पता है। जब फ्रैक्शन में नंबर होता है तो मासपा कैसे निकालते हैं, जो न्यूमरेटर, देखिए इसको बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश और हर, अंश बटे हर। तो न्यूमरेटर जो दोनों नंबर हैं उनका ले लीजिए HCF। तो HCF किसका, 3 और 4 का, 3 और 4 का HCF ले लीजिए। ठीक है, तो ये हम HCF निकाल रहे हैं, मासपा। और नीचे वाले नंबर का LCM ले लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला है। नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे, LCM, 5 और 15 का, बस आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 3, 4 का आप HCF निकालेंगे तो 3, 4 का HCF 1 आएगा, आपको देख के पता चल रहा है, क्योंकि 3 और 4 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन 1 है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और LCM निकालना आप लोग को आते ही है, 5 और 15 का LCM ऐसे ही निकालेंगे। तो जब ऐसे ही मेथड से यूज करेंगे तो इसका LCM क्या आ जाएगा, 15। आपको देख के पता चल रहा होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो यहां पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, डी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये नंबर्स आपको दिए हैं और कह रहा है इनका जो औसत है, इन सभी नंबर्स का जो औसत है वो 8 है। इन सब का जो औसत है क्या दिया है, 8। तो x का मान बताना है। तो औसत वाले आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, औसत निकालना, एवरेज निकालना हमने सिखाया है। क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड करके जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, आपका औसत आ जाता है। तो औसत यहाँ पे निकालने के लिए x बार मतलब औसत होता है। ठीक है, x बार का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, औसत बराबर सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, 6 + 8 + 10 + x और +7। और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे औसत दे रखा है, औसत यहाँ पे 8 दिया, उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 8 × 5 हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। अब इन सबको जरा ऐड करिए, 6 + 8, 6 + 8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, और 14 + 10 कितना हो जाएगा, 14 + 10 आपका ये 24, 24 + 7 कितना हो जाएगा, 24 + 7 आपका 31 हो जाएगा। तो 31 + x। ठीक है, x तो हमें कुछ पता नहीं है तो x ही रहेगा। अब 31 को इधर ले आइए, 8 5 जा ये हो जाएगा 40 और -31 हो जाएगा, ये इधर आएगा, = x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इससे इसको माइनस किया 9, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 18/300 और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है और फिर रेशियो और 30 दिया है। अब आपको कह रहा है इसको सरल कीजिए और ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इसको निकालने के लिए आप यहां पे इसको x मान लीजिए, जहां पे नंबर नहीं दिया है उसको आप x मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 18/300 ऐसे लिख दीजिए। और ये क्या है, ये समानुपात का साइन है ना, ये अनुपात, ये समानुपात, रेशियो और वो प्रोपोर्शन का है, तो प्रोपोर्शन को इक्वल लिखते हैं, आपको पता होगा, = x/30। ये हो गया। 30 को इधर ले जाइए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 18 × 30/300 और = x बचा। अब बस डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कटा, 3 1 जा 3 और ये 10, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8, x की वैल्यू क्या आ गई, 1.8। ये आपका x का मान हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़े क्वेश्चन जो है आपके वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, यदि राम मोहन से 25
25% अधिक कमाता है तो मोहन राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो देखिए जो राम है वो मोहन से 25% ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो राम आर और ये मोहन से 25% ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट या माना मोहन कितना कमाते हैं, मान लिया 100%। देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन को परसेंटेज के हिसाब से लेके चलेंगे, बहुत इजी हो जाता है। मान लेते हैं मोहन कितना कमाते हैं 100, ठीक है। चाहे आप 100 रुपए ले लीजिए, चाहे 100% ले लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप रुपए चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। 100 रुपए कमाते हैं। अब आगे ये हमने 100 रुपए मान लिया, तो राम कितना कमाते हैं, ये इनसे 25% ज़्यादा कमाते हैं। तो 100 रुपए का 25% कितना होता है, 25 रुपए। तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि राम कितना कमाते हैं 125 रुपए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो मोहन राम से कितना प्रतिशत कम कमाते हैं। तो मोहन जो है वो राम से कितना % कम कमा रहे हैं। अब भाई यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। मोहन कितना कम कमाते हैं यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो मोहन कितना कम कमा रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 25 रुपए, देख के पता चल रहा है, ठीक है। 25 और किससे कंपैरिजन हो रहा है, से वर्ड कहाँ लगा है, राम से। मोहन राम से कितना कम कमाते हैं, तो राम से कंपैरिजन हो रहा है, तो राम वाले नंबर को आप नीचे लिखेंगे। 125 आपका नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, आपको पता है परसेंटेज में। और मल्टीप्लाई करिए आप 100 से, ठीक है। अब डिवाइड करिए, ये 5 जाएगा, 5 5 जा आपका 125 होता है, ये 25 5 जा क्या होता है 125, 5 से कटेगा तो ये 20 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 20, यानी कि 20% कम कमाते हैं मोहन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हिमांशु ने आलू की एक बोरी 200 रुपए में खरीदी और 20 रुपए के लाभ पर बेच दी, प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 200 रुपए पे बोरी खरीदी, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस या जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं कितना है 200 रुपए, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ 20 रुपए का, प्रॉफिट 20 रुपए का हुआ ना। अब कह रहा है इसका प्रतिशत लाभ बताना, प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP इंटू 100। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, P की वैल्यू 20, CP की वैल्यू 200, मल्टीप्लाई ये से ये कटा, 2 से ये कटा 10, यानी कि 10% आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या 10 क्या है आपका, 9 तो हो चुका। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मोटर गाड़ी 10% का घाटा सहकर 8100 रुपए में बेची गई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। एक मोटर गाड़ी है वो 10% का घाटा सहकर, यानी 10% का उसमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं है। यानी कि मान लो उसने कितने में खरीदी थी हमें नहीं पता, ठीक है, उसमें 10% लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद उसमें कितने की बेची 8100 रुपए में, यानी कि 8100 में। तो ये बेची है 8100 में, ठीक है, और 10% का उसको लॉस हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, तो मान लीजिए 100% लेट कर लीजिए आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो मोटर गाड़ी कितने की थी, मान लेते हैं 100%, ठीक है, वो 100% की थी, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, यहां पे 10% का इसको घाटा हुआ, तो एसपी क्या हो गया जरा बताइए भाई। 10% का घाटा होगा तो 10% किस पे होगा घाटा, इसी पे तो होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा 90%, यानी कि 90% रेट पे उसने वो चीज बेची होगी। इसका मतलब क्या है, 90% की वैल्यू नंबर में दे रखी है 8100 रुपए, यही तो दिया है। तो यानी कि वो 90% की वैल्यू दिया है। अब यहां से आप 100% की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% की यहां से वैल्यू निकालिए, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटरी मेथड लगाइए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 और 90 को नीचे ले आइए, 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब डिवाइड करिए, 0 से ये 0 कटा, 9 वन ज़ा 9, 9 9 ज़ा आपका हो जाएगा 81 और एक 0 आ जाएगा, तो आपका 9000 वैल्यू आ गई। यानी कि जो वो उसका कॉस्ट प्राइस था वो मोटर गाड़ी का, वो कितना था 9000 रुपये, ये CP आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि उसने कहा उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट लेने के लिए इसको कितने में बेचा जाए, तो 100% की वैल्यू क्या आई है, 100% की वैल्यू क्या आई है 9000 रुपये। तो अब क्या कह रहा है, अगर 100% की वैल्यू 9000 है तो 110% की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 10% इसी पे तो लगेगा, तो इसमें 10% ऐड कर दीजिए तो 110। इसका मतलब 110% की वैल्यू क्या होगी, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए फिर से 110, ठीक है, और 100 को नीचे ले आइए, ये कर दिया, ठीक है। अब इससे डिवाइड करिए, ये से ये कटा, एक 0 से ये 0 कटा, 11 9 ज़ा कितना होता है ये 99 और 2 0 लगाइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको कितने में बेचा जाए, 9900 रुपये में अगर वो बेचा जाए तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हरीश ने सोहन से 10,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो हरीश 6 वर्ष बाद कितने रुपये लौटाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हरीश ने सोहन से कितने रुपए पहले उधार लिए, 10,000, तो ये मूलधन हो गया, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 रुपये, लिख लीजिए पहले। फिर यदि ब्याज की दर 12% हो, आर की वैल्यू क्या है 12% पर एनम, पर एनम का मतलब वार्षिक ब्याज है, तो हरीश 6 वर्ष बाद कितने रुपये लौटाएगा। तो हरीश को 6 वर्ष बाद कितने रुपये लौटाना है ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या हो गया आपका 6 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले अमाउंट निकालना, आपको टोटल मूलधन पूछा है, तो पहले आई तो निकालिए, आई यानी कि इंटरेस्ट, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, SI भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100, P की वैल्यू क्या है 10,000 रखिए, मल्टीप्लाई R, T 600, ये 0 से ये 0 कटा, आपका आंसर आ जाएगा 12 6, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 0, ठीक है, 12 6 72 और 2 0 यानी 7,200 रुपये आपका SI आया, यानी कि ये ब्याज आया है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कितना लौटाएगा, ठीक है। तो 7,200 रुपये यहाँ पे ब्याज आ रहा है, 7,200 रुपये, लेकिन टोटल कितना लौटाएगा, तो 7,200 को मूलधन में ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है A इक्वल टू P प्लस I, P की वैल्यू क्या है 10,000 और प्लस ये 7,200, इसको जोड़िए 17,200 रुपये उसको लौटाना है, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 450 मीटर लंबी ट्रेन एक 550 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी। यानी कि एक 450 मीटर लंबी ट्रेन है और 550 मीटर लंबा एक पुल है, ठीक। अब इसको एक ट्रेन है वो 40 सेकंड में इसको पार कर जाती है। अच्छा एक चीज ध्यान रहे, ट्रेन जब पार करती है कोई चीज तो अपनी लंबाई भी उसमें ऐड होती है, भाई ट्रेन की लंबाई भी उसमें ऐड हो जाएगी अपनी उसकी दूरी में, ठीक है। तो इसको ऐड किया तो यानी कि ट्रेन ने टोटल कितनी दूरी चली, तो इसको ऐड करिए तो 1000, 450 प्लस 550 आपका क्या हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। यानी कि उसने 1000 मीटर दूरी चली, दूरी मतलब डी डिस्टेंस। अब उसका जरा टाइम देखते हैं, टाइम कितना लगा 40 सेकंड, ठीक है।
अच्छा, इसको यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सबको किलोमीटर में बदलिए। डी की वैल्यू यहाँ 1000 मीटर है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर। 40 सेकंड को आप बदलिए किसमें, आर में, तो 40 सेकंड को आर में बदलने के लिए 40/3600 कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया आपका घंटे में। अब क्या करिए, आपका स्पीड निकालना है, चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि d अपॉन टी। तो d क्या है यहाँ 1 अपॉन टी क्या है 40/3600, ये है ठीक। 3600 को ऊपर ले जाइए और यहाँ 40, ये से ये कटा, ठीक है। 4 से 9 और 0, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है। यह आंसर है आपका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, ए व बी मिलकर एक कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। देखिए 2 लोग हैं, ये कार्य समय वाला क्वेश्चन है। ए और बी 2 आदमी हैं, ये दोनों लोग मिलके, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, तो ये लेता है 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे इसको लगते हैं। और क्या कह रहा है, यदि ए उस कार्य को 6 घंटे में करे, ए अकेला इस काम को 6 घंटे में करता है, ये 4 घंटे में कर रहा है, ये 6 घंटे में कर रहा है, तो कह रहा बी उसे कितने देर में करेगा, कितने घंटे में करेगा बी, ये पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्या करिए, हमने इसका शॉर्टकट तरीका बताया है। 4 और 6 इस दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। तो टोटल वर्क उसका 12 हो गया। अच्छा, अब पर डे यहाँ पे पर आवर वर्क कितना हो जाएगा, वर्क पर आवर। ये शॉर्टकट ट्रिक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर के जो वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, कितना देर या कितना टाइम इन लोग को लग रहा है वो लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क मिलता है, फिर इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 घंटे में इन लोगों ने कितना काम किया वो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड किया 3, ठीक है, 4 3 12, तो 3 यहाँ पे पर डे वर्क, पर आवर वर्क इसका कितना हो गया 3। 6 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 6 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। फिर अब हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी दोनों लोग मिलके जब काम करते हैं 1 घंटे में 3 काम करते हैं। ए अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 2, तो बी कितना काम करेगा, देखिए ए प्लस बी, ये ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 3 और ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, तो ए को उठाइए यहाँ रखिए ए की जगह पे, तो 2 + बी = 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब बी यानी कि 1 घंटे में 1 काम करता है, तो बी का वर्क इससे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, टोटल उसको कितना टाइम लगेगा वो मिल जाएगा हमें। तो बी का जो बी अकेले काम कितना करेगा 1 है और 12 काम करना है, तो इससे अगर डिवाइड करेगा तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि बी को अकेले वो काम करने में कितना टाइम लगेगा 12 आवर, 12 घंटे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त है, उसका व्यास दिया है, व्यास यानी कि d = 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 28 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि आपका त्रिज्या, भाई ये डायमीटर दी है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, तो आधा कितना 14 सेंटीमीटर, भाई 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो रिंग का क्षेत्रफल या सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr², यही तो होता है। तो एरिया = क्या हो जाएगा πr², क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लगाइए 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू क्या है 14 × 14, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7 × 7, 7 × 2 = 14, ठीक है। अब यहाँ पे
इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 28, 14 टू ज़ा 28, 28 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, क्या हो जाएगा 5, ठीक, 6, ये 11 और ये 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है डी वाला वो सही है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चंस थे मैथ्स के वो हमने कंप्लीट कर लिए। और हमारे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।